हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। तो यूरिन एग्जामिनेशन में सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक्स पढ़ना क्या क्या है, वो समझ लेते हैं। टॉपिक्स यूरिन एग्जामिनेशन को यूरिन एनालिसिस भी बोलते हैं। अगर यूरिन एनालिसिस लिख के आ जाए या यूरिन एग्जामिनेशन लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम ही है। ठीक है। अब टॉपिक्स में इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ना है हमको यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमको यूरिन कलेक्शन। यूरिन का कलेक्शन, फॉर्मेशन हो गया, यूरिन का कलेक्शन कैसे करना है, यूरिन का कलेक्शन किन किन मेथड से होगा वो पढ़ेंगे, और यूरिन का कलेक्शन करते ही क्यों है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद कलेक्शन हो गया, अब उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। अब कलेक्शन के बाद प्रिजर्वेशन की क्यों नीड पड़ी या प्रिजर्व करके क्यों रखते हैं वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। यूरिन एनालिसिस में बहुत टॉपिक हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये सारे उसमें आ जाते हैं। एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट आ जाता है और उसमें एक एसबैक और वो एल्बिनोमीटर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है हमको। लेकिन आज इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, यूरिन कलेक्शन पढ़ेंगे और प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन से। यूरिन फॉर्मेशन, जिन्होंने चैप्टर यूरिनरी सिस्टम पढ़ लिया है उनको समझ में जल्दी आएगा। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन मोस्टली ये पता है यूरिन कहाँ पे बनते हैं, किडनी में बनते हैं। ठीक, किडनी में इसका फॉर्मेशन होता है। किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हेयर। ठीक है, जो किडनी है, किडनी के जो अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में क्या होता है, तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे हो रहा होता है। अब जो नेफ्रॉन है वो क्या है, ये एक फंडामेंटल या कह दो स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी बोल सकते हैं इसको। किडनी क्या नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, या स्मॉलेस्ट सेल कह सकते हैं, वो क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस है, फॉर्मेशन यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। स्मॉलेस्ट सेल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये स्मॉलेस्ट एक यूनिट है किडनी की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन में हुआ। अबाउट 180 लीटर जो यूरिन है वो फॉर्म होता है पर डे। ठीक है, 180 लीटर का जो यूरिन फॉर्मेशन होता है एक दिन में। ठीक है, अब ये बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है। 1.2 to 1.5 लीटर जो है वो पास आउट होता है, पास आउट फ्रॉम बॉडी। इतनी बात याद रखना। ठीक है, अब यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा होता है, नेफ्रॉन में हो रहा होता है। नेफ्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी है, और अबाउट 180 लीटर का यूरिन फॉर्मेशन होता है पर डे, और 1.2 से लेके 1.5 लीटर पास आउट हो रहा होता है फ्रॉम बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं इसको। अगर कोई डिजीज है या एबनॉर्मेलिटीज है
तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ये अल्टर हो सकता है, या फिर कह दो कि जो ये वॉल्यूम है ये अल्टर कर सकता है। तो एट नॉर्मल कंडीशन, इतनी बात समझ में आई? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया या बेसिक लोकेशन बताई कहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन हो कैसे रहा होता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं वो जानते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। कौन कौन से ये 3 स्टेप हैं वो समझते हैं। सबसे पहला पार्ट ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। फिर सेकंड पार्ट रीएब्जॉर्प्शन। फिर सीक्रेशन। मेनली ये 3 स्टेप होते हैं। अब इसमें अगर बात की जाए रीअब्जॉर्प्शन की या सीक्रेशन की, तो ये जो है ना ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ट्यूबुलर, या ये ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी डायग्राम इसका समझ लेते हैं। ये क्या है, ये जो ट्यूबुलर की बात कर रहे हैं ना, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की या ट्यूबुलर सीक्रेशन की, ये यही ट्यूब है, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर। यहाँ पे ही हो रहा होता है, इस जगह पे। पूरा कंप्लीट एग्जांपल समझते हैं पहले। तो यहां से क्या, एफरेंट आर्ट्रियोल पास हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे समझिए। ये जो आपको दिख रहा है ये आर्टरीज है, ये आर्ट्रियोल। यहां से क्या ब्लड आता है, आर्टरी से कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये गुच्छा होता है बहुत ज्यादा, ये बंच में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, ये ऐसे समझ लीजिए, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल इसका जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बड़ा होता है, और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो छोटा होता है। अब जब इन दोनों का एरिया डिफर है तो यहाँ पे क्या प्रेशर ग्रेडियंट लगता है। क्या लगता है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब कोई चीज अगर मोटा पाइप है उसको वहां से, जहां से वाटर सपोज आ रहा है तो वहां पे लगा है क्या, मोटा पाइप लगा है, और आगे चल के वो क्या उसको दबा दो, वो पतला कर दो, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, पानी जो है वो ज्यादा दूर तक गिरता है जाकर। तो वही सेम चीज यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल, जो ब्लड है वो तो फ्लो तेज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्स लगे रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से इसका फिल्ट्रेशन होता है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो बंच है, बंच ऑफ आर्टरीज, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, अब जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट,
इसको बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल। ठीक, अब जितनी भी ये ट्यूबुलर रीजन है वो ये बोलते हैं ट्यूब्यूलर। अब यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद लिखा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड जा रहा, यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक, फिल्ट्रेशन में होता क्या है यहाँ पे, उसको समझ लीजिए। यूरिया, मेनली ग्लूकोज और भी मटेरियल होते हैं यूरिया ग्लूकोज के अलावा। तो अभी ये समझिए, सपोज यहाँ पे यूरिया और ग्लूकोज फिल्ट्रेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जो नीड होती है, या फिर कहते हैं जो बॉडी को नीड हो चाहिए होता है, या फिर जो वेस्ट में जा रहा होता है, तो उसको क्या करती है, ये रीअब्जॉर्प्शन करती है। इसको 2 नंबर बोल सकते हैं, इसको 1 नंबर। ठीक है, अब यहां से फिर यहाँ पे आ रहा होता है, क्या आ रहा होता है, जो वेस्ट होता है। वेस्ट क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट क्या क्या हो सकता है, सोडियम आयन हो सकता है, H+ हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, यूरिया। ये जो वेस्ट है, ड्रग्स बोल सकते हैं, ड्रग्स, जो बॉडी में ड्रग्स होते हैं, जो इनका वेस्ट होता है, ये सारे क्या हैं, वेस्ट हैं। एंड इसमें याद रखिए, एंड अदर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, सीक्रेशन में ये चीज हो रही होती है, क्या, ये 3 नंबर समझ लीजिए, सीक्रेशन। ठीक है, अब यहां से जो वेस्ट है, जो ये आर्टरी से जा रहा है, यहां से जो वेस्ट है, वेस्ट फिर से सीक्रेशन वेस्ट करता है, और वो कहां पे आ जाता है, इस ट्यूबुलर डक्ट में आ जाता है। अब डक्ट कौन से होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन सी डक्ट कराते हैं, तो वो आप याद रखिए। पूरा जो इसमें कौन सी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कितनी लेयर होती है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, ये आपको यहाँ नहीं समझना। आपको यहाँ ये समझना यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये चीज समझना। वो आपको समझने को मिलेगा यूरिनरी सिस्टम में, या तो आपने देख लिया होगा, या फिर आगे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ट्यूबुलर समझ गए, ट्यूबुलर में क्या क्या आता है, पीसीटी आता है, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, ये पीसीटी। यहां जो आता है डीसीटी एंड सीटी, कन्वोल्यूटिंग डक्ट भी बोलते हैं, या ट्यूब भी बोलते हैं, कन्वोल्यूटिंग ट्यूब या कलेक्टिंग ट्यूब, या इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, सीडी बोल सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब बात अगर करेंगे रीएब्जॉर्प्शन की, रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या हो रहा होता है, रीएब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज हो रहा होता है, आयंस हो रहा होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा होता है, ये रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। इतनी बात समझ में आई। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, यूरिन का फिल्ट्रेशन हुआ सबसे पहले। फिल्ट्रेशन होने के बाद ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हुआ, बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हुआ, उसके बाद कहाँ पे आया, ये ट्यूबुलर में आया। ट्यूबुलर में कौन सी, ये दोनों ट्यूबुलर ही हैं। ठीक है, अब यहाँ के आने के बाद जो काम की थी बॉडी को, जो जरूरत थी, उसको फिर से उसने क्या किया, रीअब्जॉर्ब कर लिया। रीअब्जॉर्ब करने के बाद, यानी कि जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी को नीड है, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी को नीड्स हैं, उसने क्या किया, रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बॉडी में वेस्ट बना, जो वेस्ट अभी भी प्रेजेंट है, ये क्या वेस्ट है, यहां से अब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है, तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, आयंस हो जाएंगे, जितना भी हमारी बॉडी को नीड है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद सीक्रेशन होता है वेस्ट का। वेस्ट क्या है, वही ड्रग्स है, ड्रग्स का वेस्ट हो गया, या फिर यूरिया, H+, Na+, ये, और ये सीक्रेशन क्या कराता है, ये पीएच बैलेंस भी मेंटेन रखता है, मेंटेन पीएच बैलेंस।
जो आयन का ये एक्सचेंज हो रहा है ना, ये पीएच बैलेंस का जो है मेंटेन करता है पीएच बैलेंस को। तो इतनी बात समझ में आई। यहां से वेस्ट आया और एट लास्ट यहां से क्या कर दिया, यूरिन आउट, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन या एक्सक्रीशन कह सकते हैं। यहां से यूरिन बन गया। अब अगर बात आई यूरिन की, तो यूरिनरी फॉर्मेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन। इस यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन, उसके बाद चला गया, क्या चला गया, माइनस कर दो, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, फिर आ गया प्लस कर दो, क्या आ गया, सिक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन। इतनी बात समझ में आई यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन कैसे बना, यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। ठीक है, जो ये बताया पहले बताया, तो 180 लीटर जो है वो क्या करता है, फॉर्म होता है, और उसके बाद 1.2 या 1.5 लीटर तक ही वो क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, या पास आउट होता है। इतनी बात समझ में आया। ये जो 3 स्टेप थे, ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, ये आपको समझना जरूरी था। ये एक पूरा मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन की। चलिए अब इसके बाद चलते हैं जो यूरिन के कंपोजिशन, इसको हटा देते हैं, वो बना रखते हैं। अगर सीक्रेशन की बात करेंगे तो K+ और H+ की बात करेंगे। सोडियम तो एक यूजफुल भी आ जाता है ना हमारी बॉडी में। अब फाइनल यूरिन कंपोजिशन, जो फाइनल बनता है, फाइनल यूरिन कंपोजिशन एट नॉर्मल, एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन जो यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हमको यहाँ पे वो पढ़ना है। सबसे पहले यूरिन में वाटर होता है, ठीक है, और वेस्ट क्या यहाँ पे पढ़ा था, यूरिया पढ़ा था, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। इतनी बात समझ में आई। क्रेटिनिन होता है यूरिन में, वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटिनिन होता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर फाइनल यूरिन एब्जॉर्प्शन में और क्या क्या आता है वो समझते हैं। यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स भी रहते हैं, एटसेट्रा। आपको इतनी बात याद रखनी। फाइनल जो यूरिन कंपोजिशन होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में वाटर मिलेगा, यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, क्रेटिनिन मिलेगा, हॉर्मोन्स मिलेगा, जो नॉर्मल कंडीशन में ये आपको देखने को मिलते हैं। ये तो पता है यहाँ से हो रहा, बाकी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, हॉर्मोन्स ये कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं। मेनली ये क्या, एट प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स लाइक HCG एक हार्मोन होता है एट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम ये यूरिन में आने लगता है। तो इतनी बात समझ, ये नॉर्मल कंडीशन में ही आने लगता है। तो ये क्या है, फाइनल यूरिन कंपोजिशन है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देख रहे हो K+ भी निकल रहा है, H+ भी निकल रहा है, तो इसको भी याद रख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पे निकल रहे हैं। और पिगमेंट भी याद रख लीजिए, पिगमेंट। इसी पिगमेंट की वजह से जो यूरिन है वो येलोइश कलर की दिखती है। पिगमेंट कौन सा होता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है जो क्या गिव कलर येलो। येलो कलर देता है पिगमेंट। समझ में आया जो यूरिन का कंपोजिशन है। यूरिन फॉर्मेशन पूरा समझ में आ गया आपको।
अब आगे पढ़ना है यूरिन का फॉर्मेशन के बाद यूरिन का कलेक्शन। जो फाइनल यूरिन कंपोजिशन बताया इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे इसमें, आगे के लेक्चर्स में यूरिन एनालिसिस में। यूरिन जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला भी टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है। एग्जाम में यूरिन एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन बता दो, ये 10 नंबर में आ जाता है। ये इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। तो बात अब होगी कलेक्शन की। कलेक्शन कैसे करते हैं? कलेक्शन ऑफ यूरिन। सबसे पहले तो ये याद रखते हैं यूरिन का कलेक्शन करते ही क्यों है, पर्पस। क्योंकि अगर कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन क्या, यूरिन आउट हो जाता है, यूरिन तो आउट, लेकिन उसका कलेक्शन करना है तो वो क्यों करेंगे कलेक्शन, वो ध्यान में रखते हैं। क्योंकि इससे सबसे पहले रूटीन एनालिसिस हो सकता है, रूटीन एग्जामिनेशन हो सकता है, और इससे टेस्ट लगते हैं जिससे डिटेक्शन ऑफ डिजीज की डिटेक्शन में हेल्प कर, जानने में या डिटेक्ट करने में कौन सी डिजीज है उसमें हेल्प करता है। और मेन चीज डिटेक्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो, प्रेगनेंसी को भी ये डिटेक्ट करता है। इतनी बात समझ में आई। और समटाइम्स कभी कभी जब एबनॉर्मेलिटीज आती है तो इसमें प्रोटीन फॉर्म होने लगता है, प्रोटीन लेवल भी इसमें दिखाने लगता है, या फिर कह दो अलग से याद रखो। क्या करेगा, रूटीन एग्जामिनेशन करेगा, डिटेक्शन ऑफ डिजीज, जो डिजीज का पता लगाएगा कि डिजीज इसमें कौन सी है, और प्रेगनेंसी का भी ये पता लगाता है यूरिन। और कलेक्ट जो करते हैं इसीलिए करते हैं, प्रोटीन लेवल भी चेक कर सकते हैं इससे। तो इतनी बात याद रखी कि पर्पज इसका क्या है, इसको क्यों कलेक्ट करते हैं। अब बात आते है कलेक्शन। कलेक्शन कैसे कैसे करते हैं, मेथड्स। मेथड समझ लीजिए, मेथड्स कह लीजिए या फिर कह दो टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल कह लीजिए। टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल, सबसे पहले आप याद रखिए रैंडम सैंपल। क्या, रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल क्या होता है, जो रैंडम यूरिन सैंपल है वो कभी भी यूरिन आपको उसमें कलेक्ट कर लेना एनी टाइम, किसी भी टाइम का, दिन का, रात का, या कभी भी हो तो उससे रैंडम सैंपल हो जाता है। ये होता किस लिए, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए ये काम आ जाता है, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं 24 आवर सैंपल। 24 आवर सैंपल, इसमें क्या करते हैं, होल यूरिन आउट इन एट डे, या फिर कह दो इन 24 आवर। 24 घंटे में जितनी भी यूरिन पास हो रही है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये 24 घंटे की यूरिन कलेक्ट क्यों करते हैं, वो करते हैं चेक करने के लिए, चेक फॉर प्रोटीन लेवल। जो प्रोटीन का लेवल है या किस तरीके से उसमें जो प्रोटीन सेडिमेंट हो जाते हैं। आप अगर सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में क्या यूरिन फिल आपने 24 आवर का कर दिया, 24 आवर का यूरिन अगर कर दिया।
अब यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे या फिर इसको सेडिमेंट करेंगे, रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे क्या प्रोटीन आ जाएगा। अगर प्रोटीन आ रहा है और कितना अमाउंट में आ रहा है वो क्या लेवल बता देगा, जिससे या फिर और ये क्या करता है, ये किडनी फंक्शन के जो किडनी का फंक्शन चेक करता है, चेक किडनी फंक्शन, किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, ये उसको भी टेस्ट या एग्जामाइन करने में हेल्प करता है। तो इतनी बात समझ में आई। अब फिर इसके बाद समझ लेते हैं फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, जो फर्स्ट यूरिन होती है, सुबह उठने के बाद जो पहली यूरिन होती है या कहते फर्स्ट टाइम जो यूरिन आउट हो रहा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट फर्स्ट यूरिन, ठीक। जो मॉर्निंग में पहली यूरिन है उसको जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। अब ये किस लिए करते हैं ये आपको नॉर्मली पता भी होगा, फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट या कार्ल टेस्ट, किड्स टेस्ट, इस तरीके से बोल देते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल का ये हो गया। अब इसमें दो तरीके के सैंपल और बचते हैं, यहां पे बता देते हैं। इसमें आता है मिड स्ट्रीम। जो मिड स्ट्रीम सैंपल है, मिड स्ट्रीम सैंपल, मिड स्ट्रीम सैंपल का मतलब यूरिन, जो यूरिन आउट कर रहे हैं तो यूरिन आउट में जो स्मॉल अमाउंट या कहते जो पहले का जो कुछ पार्ट है उसको हटा दिया, उसको आउट कर दिया या डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद जो यूरिन है उसको कलेक्ट करना है। फर्स्ट टेनी पार्ट आउट, कुछ पार्ट आउट कर दिया, देन कलेक्ट, पहले जो यूरिन है उसको आउट कर दिया फिर कलेक्ट किया, ठीक है। ये मिड स्ट्रीम सैंपल हो गया। अब मिड स्ट्रीम सैंपल में ये करते किस लिए, ये करते हैं कल्चर के लिए, कल्चर मीडिया बनाने के लिए, कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। कल्चर क्यों लगाते हैं, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। ये मिड स्ट्रीम की बात हो गई। अब एक और बचता है जिसको बोलते हैं क्या, कैथेटराइज्ड, कैथेटराइज्ड सैंपल। कैथेटराइज्ड सैंपल वो होता है जिसके यूरिन आउट होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। एक वो पेशेंट जिसमें कैथेटर लगे होते, कैथेटर एक ट्यूब होती है डायरेक्ट जो ब्लैडर से क्या ला रही होती है, यूरिन को आउट कर रही होती है। तो कैथेटर से डायरेक्टली जो यूरिन मिलता है उसको वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। वो सैंपल किससे करते हैं, ऐसे याद रखिए, वाई अ यूरिनरी कैथेटर ट्यूब, ठीक। यूरिनरी कैथेटर ट्यूब है उससे कलेक्ट करते हैं। और वो किस लिए करते हैं, जो पेशेंट में प्रॉब्लम है उसको, जो नॉर्मली अगर आउट कर रहा है यूरिन नहीं आउट कर पा रहा है तो इसलिए उसको आउट कराते हैं और उसका एग्जामिनेशन, उसका एग्जामिनेशन रूटीन एग्जामिनेशन भी हो सकता है और भी एग्जामिनेशन उससे करा सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई टाइप्स की यूरिन सैंपल की। अब एक बात और जल्दी से याद रख सकते हैं इसमें, प्रिजर्वेशन। अब अगर इसके सैंपल को कलेक्ट तो कर लिया तो उसको प्रिजर्व भी करना है। उससे पहले एक चीज और जाननी, प्रिजर्व करना क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जैसे कलेक्शन का बताया, अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। आज के लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, ठीक है।
इससे पहले जानते हैं वाई प्रिजर्वेशन। वाई प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं ये समझते हैं। व्हेन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन है यूरिन एग्जामिनेशन नॉट परफॉर्म्ड आफ्टर कलेक्शन इमीडिएटली। ठीक, अगर जो यूरिन सैंपल है कलेक्शन के बाद अगर उसका एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है तुरंत, तो उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब ये बात समझ में आ गई क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब प्रिजर्वेशन करते कैसे हैं। प्रिजर्वेशन में सबसे पहले तो एक मेथड ये होता है, इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, इसको फ्रिज में ही रख दिया। फ्रिज ये क्या है, एक बहुत बेस्ट मेथड माना जाता है, बेस्ट मेथड। ठीक है, प्रिजर्वेशन रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उसके बाद कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो आपको याद रखने हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप याद रखिए टोल्यूइन, फॉर्मलिन। ये जो कुछ प्रिजर्वेशन है, टोल्यूइन, थाइमोल, फॉर्मलिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरीके के थाइमोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं। अब जैसे अलग अलग बात करी जाएगी, अगर फॉर्मेलिन की बात करी, ये क्रिस्टल ऑफ कास्ट को एग्जामाइन करने में हेल्प करते हैं क्योंकि इनको क्रिस्टल कास्ट को प्रिजर्व रखते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सपोज एग्जांपल कैल्शियम को ये प्रिजर्व करके रखता है, हार्मोन्स को प्रिजर्व करके रखता है। इस तरीके को, मतलब इस जो एग्जामिनेशन करना है, अगर हमको एग्जामिनेशन करना है कैल्शियम और हार्मोन्स का, तो उसका प्रिजर्वेशन किस में करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करेंगे। और अगर फॉर्मेलिन कर रहे हैं तो वो किस लिए करते हैं, क्रिस्टल ऑफ कास्ट के। अगर क्रिस्टल देखना है या कास्ट देखना है यूरिन सैंपल में तो फॉर्मेलिन में करते हैं। इसी तरीके से थाइमोल में करते हैं और टोल्यूइन में करते हैं। थाइमोल में क्या होता है, थाइमोल में एंटीसेप्टिक। अगर एंटीसेप्टिक की कोई भी एग्जामिनेशन करना होता है, जो क्या करता है, ये थाइमोल इसको प्रिजर्व करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं टोल्यूइन की। तो टोल्यूइन होता है, ये अगर हमको बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करना है, क्या बैक्टीरियल एग्जामिनेशन, तो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन टोल्यूइन से करते हैं, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन। इतनी बात समझ में आई। टोल्यूइन से किया, अगर सबसे पहले याद रखिए प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, वाई प्रिजर्वेशन। अगर एग्जामिनेशन तुरंत नहीं हो पाया कलेक्शन के बाद तो उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। प्रिजर्व सबसे पहले जो बेस्ट मेथड होता है, फ्रिज में रख दिया उसको सैंपल को, वो क्या प्रिजर्व, एक ये तरीका होता है। लेकिन ये कह दो बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया को क्या करता है, ग्रोथ नहीं करता है इस तरीके से नहीं, इसमें ये याद रखना है स्लोली, या कह दो स्लो कर देता है किसके, बैक्टीरिया ग्रोथ के प्रोसेस को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो कर देता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये तो चलो बात हो गई रेफ्रिजरेटर की। अब बात करते हैं कि उसमें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सबसे पहले बताया टोल्यूइन। जो टोल्यूइन है, अगर यूरिन को टोल्यूइन में प्रिजर्वेटिव किया जाएगा तो वो किस लिए किया जाएगा, अगर बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करना है तो टोल्यूइन में प्रिजर्व करेंगे। क्रिस्टल कास्ट का एग्जामिनेशन करना है, फॉर्मेलिन में करेंगे।
एंटीसेप्टिक का एग्जामिनेशन करना है तो थाइमोल में करेंगे, और अगर कैल्शियम का हार्मोन्स का करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करेंगे। तो ये इसके प्रिजर्वेशन है। अब एक बात आप नोट डाल के ये लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको ग्लूकोज टेस्ट करना हो किससे, यूरिन से, तो अवॉइड करना प्रिजर्वेटिव्स, कोई प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड मत करना। अवॉइड प्रिजर्वेटिव फॉर ग्लूकोज टेस्ट। अगर आपको यूरिन से ग्लूकोज टेस्ट करना हो तो प्रिजर्वेटिव को अवॉइड करना, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक ये समझ लेते हैं कि प्रिकॉशंस, हमको प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए यूरिन सैंपल के टाइम। यूरिन एग्जामिनेशन के लिए जो सैंपल कलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद प्रिजर्व करते हैं, प्रिकॉशंस इसमें क्या है, प्रिकॉशंस। ठीक है, सबसे पहली बात, सपोज ये क्या है, एक कंटेनर है, इसमें क्या यूरिन, इसमें यूरिन को कलेक्ट किया, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये आपको दिख रहा होगा या इस तरीके से समझिए, ये कंटेनर है, इसमें यूरिन को फिल करें, तो इसमें पेशेंट का नेम डाल लेंगे, एज डाल लेंगे, या जो रेफरेंस नंबर है, CR नंबर होता है, कुछ जो हॉस्पिटल का नंबर होता है, लैब का नंबर होता है, वो डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, पेशेंट का जो सैंपल है वो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। ऐसे क्योंकि बहुत सारे सैंपल है, मिक्स भी हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबलिंग करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलवेज लेबल प्रॉपरली। उसके बाद स्टेराइल कंटेनर यूज करेंगे, यूज स्टेराइल कंटेनर जो यूज करेंगे वो स्टेराइल होगा, स्पेशली कब, स्पेशली फॉर कल्चर। उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम कल्चर लगा रहे हैं तो अगर कुछ माइन्यूट सा भी कंटामिनेशन है तो वो उस चीज़ की ग्रोथ दिखा देगा, जो हमको रियल में ग्रोथ देखनी है उसको हो सकता है सप्रेस कर दे, वो ग्रोथ ना दिखे। तो इसलिए स्टेराइल कंटेनर यूज करना है, और अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, लंबे समय से तक एक्सपोजर में रखने से बचाना है। कैसे बचाना है, सनलाइट या हीट या कोई रेडिएशन अगर है वहां पे तो उससे, उसके एक्सपोजर से क्या हमको करना है, उसको बचाना है। क्योंकि अगर हीट या सनलाइट के प्रेजेंस में अगर इसको रखेंगे, एक्सपोजर में होगा, तो ये क्या करेगा, इसका जो पिगमेंट है वो लूज हो जाएगा, या फिर कहते यूरोक्रोम खत्म हो जाएगा, तो उसमें जो येलो कलर का पिगमेंट दिखता है वो नहीं दिखेगा आपको। सबसे जो मेन बात, आपको टच नहीं करना है, डोंट टच इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, ये जो मेन बात थी प्रिकॉशंस की वो आपको बता दी गई। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया आज, यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ लिया, फिर यूरिन का कलेक्शन भी पढ़ा, प्रिजर्वेशन भी पढ़ा, और लास्ट में प्रिकॉशंस पढ़ा। इतना पार्ट क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं इसके एब्नॉर्मैलिटीज जो कंस्टिट्यूएंट है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू।